अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्योरिसिटी के बारे में। प्योरिसिटी बेसिकली जो एटॉमिक साइजेस के ट्रेंड्स होते हैं, या बहुत सारे, पहले तो आपसे एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ते थे अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अब एटॉमिक साइज के अलावा भी डिफरेंट चीज़ें आपके पास आएंगी, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जीज भी होंगी, मेल्टिंग पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन उसके लिए प्रोडिसिटी का आपको आइडिया होना चाहिए। प्रोडिसिटी बेसिकली ट्रेंड्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, उसको हम प्रोडिसिटी कहते हैं। उसमें फिर अल्टीमेटली आपके रिएक्शंस भी आ जाते हैं। देखें, हमारी लास्ट क्लास में बात ये हो रही थी कि अगर मेरे पास एक सोडियम एटम है और एक मैग्नीशियम एटम है, इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ शेल्स पे और इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे। न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस कितना पावरफुल है, मतलब न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। बेसिकली जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है, उसका काम क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना, ताकि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर रीजन में रिवॉल्व करते रहे अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस की उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसको हम न्यूक्लियर पुल भी कहते हैं, और वो होता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, जो कि प्रोटॉन्स की वजह से होता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, राइट। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेगा और वो शेल्स जो होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट कर सकता है, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सारे नेगेटिव हैं। अब फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। सेकंड और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे क्योंकि नेगेटिव है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होता है भाई, देखिए अगर मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ न्यू एटम, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। ये है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है। लेकिन ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स ऑफ रिपल्जन को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो बेसिकली आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर पुल से बचा रहे होते हैं, रिपेल करके उनको। इसलिए हम इसको कहते हैं शील्ड कर रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। या फिर इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह रहे होते हैं, राइट। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, पहले तो इनकी डेफिनेशंस देख लो। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है? इट इज अ न्यूक्लियर चार्ज इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसका एक और नाम न्यूक्लियर पुल भी होता है, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स in the atom by positively charged protons present in the nucleus of the atom. If you have more number of protons, the nuclear pull would be greater. मतलब जिस एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जैसे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होता है और उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट ये है कि जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाते हैं। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ दो एटम्स की, जिसमें एक कैल्शियम का एटम है और एक मैग्नीशियम का एटम है, तो मैग्नीशियम के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होगा उसकी कोई एक सर्टेन वैल्यू होगी। और जो कैल्शियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उस पे जो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होगा उसकी भी एक वैल्यू होगी। तो शील्डिंग किस पे ज़्यादा होगी? मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे या कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे? तो कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग की फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के जो इनर शेल्स हैं वो 3 शेल्स हैं। जब नंबर ऑफ इनर शेल ज़्यादा होंगे तो रिपल्जन भी ज़्यादा होगी। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इनर शेल्स कितने हैं? 2 इनर शेल्स हैं, तो इसमें रिपल्जन भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी। समझ आती है बात? थैंक यू रेयान। तो शील्डिंग जो है वो बेसिकली अपोजिट काम करती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। न्यूक्लियस बेचारा कोशिश कर रहा है कि वो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करके रखे, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स के वो उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट टू दी फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शील्डिंग ज़्यादा होती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, लेकिन शील्डिंग जो है
वो कुछ ना कुछ काउंटर कर रही होती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को या न्यूक्लियर पुल को। अब जिस एटम के पास जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। जैसे मैंने मैग्नीशियम और कैल्शियम की एग्जांपल डिस्कस की यहाँ पे, तो मैग्नीशियम के 2 इनर शेल्स हैं और कैल्शियम के 3 इनर शेल्स हैं। जब इनर शेल ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स। गॉट माई पॉइंट? If the number of shells remain same but the outermost shell electron is more or less. Okay, good question. Now, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है। अब सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस शेल में वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम एटम की, ठीक है, जो कि हमारा सेम पीरियड में सोडियम से, लेकिन इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं मैग्नीशियम के पास वो तो 3 हैं, लेकिन इसके आउटर शेल में वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई मैग्नीशियम के आउटर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो रिफत इज आस्किंग कि क्या मैग्नीशियम के 2 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या इनकी आपस में शील्डिंग होती है? तो जो हम शील्डिंग देखते हैं वो इनर शेल्स की वजह से देखते हैं। आउटर शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो आउटर शेल के मतलब सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शील्ड नहीं कर रहे होते। राइट नाउ वी आर सेइंग दैट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम शेल अगर वो क्वांटिटी में बढ़ेंगे भी तो उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। राइट? अच्छा, अब ये जो मैं शील्डिंग इफेक्ट और वो पढ़ रहा हूँ, कि बेसिकली हम ना क्या देखना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं किसी भी पीरियड को उठा लूँ प्रोडक्ट टेबल के, लेट्स से अगर मैंने प्रोडक्ट टेबल में से पीरियड 2 को देखा, तो पीरियड 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिथियम है, देन सेकेंड एलिमेंट इज बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन सब की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो पता लगेगा कि इन सब के पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो सेम है, सबके पास 2 शेल्स हैं। लेकिन अक्रॉस द पीरियड अगर मैं इनके साइज देखूंगा तो अक्रॉस द पीरियड इनके साइज जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, और जब इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो इनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। जब इनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो करीब करीब हो जाएंगे न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा। अच्छा, नंबर ऑफ शेल सबके पास सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट सेम है। तो जो अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होती है, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ शील्डिंग है। हाँ, आउटर शेल में बेशक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता। शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? जब इनर शेल्स बढ़ते हैं। इनर शेल्स तो सबके पास 1 1 1 है, तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट तो इनका कांस्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो वो फोर्स जो शेल्स को अपने अंदर की तरफ खींचती है वो बढ़ रही है, और जो शेल्स को बाहर की तरफ लेके जाती है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ अंदर वाली फोर्स बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, वो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। वाई? बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ी है, बट नंबर ऑफ शेल स्टेज कांस्टेंट, सो शील्डिंग इफेक्ट स्टेज कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता। राइट? तो आपने ये याद रखना है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज एटम का छोटा होगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज एटम का बड़ा होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ाओगे, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगी? जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जाएगा।
लेकिन जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, मतलब जब नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ेंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और साइज बड़ा होगा। अब शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है या न्यूक्लियर पुल का इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, तो वो हम अभी आगे चल के देखते हैं रेफर। Now, if you compare the trend of atomic radius across period 3 elements, period 3 elements, they all have how many shells? They all have 3 shells. So, number of shells in all the period 3 elements are same. नंबर ऑफ शेल्स तो सबके पास सेम है, तो शील्डिंग इफेक्ट सबके पास सेम है। बट एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड 3, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन, एज यू मूव अक्रॉस पीरियड 3 the nuclear attraction increases due to increase in number of protons, but the shielding effect stays constant as number of shells stays constant. So as you move across period 3, atomic size जो होगा वो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैग्नीशियम का साइज सोडियम के साइज से छोटा होगा, एल्यूमिनियम का साइज मैग्नीशियम के साइज से छोटा होगा, सिलिकॉन का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा होगा, फास्फोरस का साइज जो होगा वो सिलिकॉन के साइज से छोटा होगा। ऐसे करते करते आगे जाओगे तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा कि सोडियम से लेके क्लोरीन तक एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। ये रफ स्केच बनाना होगा आपको, खैर बनाना तो नहीं पड़ता आपको, लेकिन बनाने के लिए आ जरूर सकता है। तो आप इसको रफ स्केच बना देंगे, इनकी कोई वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है किसी किस्म की। नहीं आयशा, हमने कभी ओ लेवल में ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट के एटम का साइज जो होगा अक्रॉस द पीरियड वो सेम साइज का होगा। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होते हैं और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, न्यूक्लियर ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जिस एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो वो अपने शेल्स को ज़्यादा करीब करीब करके रखता है। ठीक हो गया। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। अच्छा, अब आगे बढ़े। अगर मैं डाउन द ग्रुप आपसे बात करूं तो डाउन द ग्रुप तो बहुत सिंपल है ना, कि जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में प्रोडिक्ट टेबल के, चाहे वो ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 13 हो, ग्रुप 15 हो, ग्रुप 16 हो, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज तो बढ़ना चाहिए। लेकिन डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ती है। मतलब अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम। तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। लिथियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, सोडियम के पास 11 है, पोटेशियम के पास 19 है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो साइज क्यों बढ़ रहा है? साइज को तो भी छोटा होना चाहिए था। साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ शील्डिंग भी बढ़ रही है, तो रिपल्जन भी बढ़ रही है। ऑल दो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो हार जाएगा, शील्डिंग जीतेगा। सही है। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, ऑल दो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, आई एम नॉट सेइंग कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, वो तो इंक्रीज हो रही है और बहुत बड़े अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। लेकिन दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि साइज को बढ़ा रहे हैं। एक तो एक नया शेल ऐड हो रहा है आपके पास, लिथियम के पास टोटल 2 शेल्स हैं, सोडियम एटम के पास टोटल 3 शेल्स हैं, पोटेशियम एटम के पास टोटल 4 शेल्स हैं। तो एक न्यू शेल आ जाएगा तो वो एक अपना एक स्पेस लेगा, और ऊपर से न्यू शेल आने की वजह से नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ जाएंगे तो शील्डिंग भी बढ़ जाएगी। तो शील्डिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज जो होगा वो बड़ा होता जाएगा एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों नहीं छोटा करवा पा रही? वो अपनी मेहनत पूरी कर रही है, लेकिन शील्डिंग उसको जीतने नहीं दे रही। या आप ये भी कह सकते हैं कि शील्डिंग का इफेक्ट इस केस में मोर सिग्निफिकेंट है। जैसे अगर मैं लिथियम एटम को बनाता हूं तो मैंने उसके 2 शेल्स बनाए, सोडियम एटम के पास 3 शेल्स हैं। पहली बात तो एक शेल एक्स्ट्रा है तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि सर 3 प्रोटॉन्स थे लिथियम के पास, सोडियम के पास तो 11 प्रोटॉन्स है, क्या 11 प्रोटॉन मिलके इन शेल्स को अपने पास करीब करीब नहीं खींच सकते? वो करीब करीब खींचना चाह रहे हैं। लेकिन देखो एक इनर शेल भी पूरा ऐड हो गया है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इमेजिन करो शील्डिंग भी तो इंक्रीज हो रही है।
जिस अमाउंट से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है उस अमाउंट से ज्यादा शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, और शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब आप ऐसे समझें कि जब भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन और शील्डिंग की लड़ाई होगी तो शील्डिंग विल विन, शील्डिंग हमेशा जीतेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन्स कितने इंक्रीज हुए हैं भाई लिथियम से सोडियम में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इंक्रीज हुए हैं वो 8 प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से जो शील्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल शील्डिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ज्यादा हो गई है, वो ज्यादा नहीं हुई है। जैसे अगर पहले लिथियम के केस में शील्डिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो 50 न्यूटन की लग रही थी और शील्डिंग जो है वो लेट से 10 न्यूटन लग रही थी। सोडियम के केस में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो लेट से 100 न्यूटन हो गई है। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो शील्डिंग की वैल्यू जो बड़ी है वो शील्डिंग की वैल्यू देखो, रिजल्टेंट फोर्स लिथियम में कितनी थी तो टुवर्ड्स दी सेंटर न्यूक्लियस की तरफ ही थी, लेकिन वो 40 न्यूटन की थी। राइट। लेकिन लिथियम से सोडियम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ी, 100 न्यूटन की हो गई, लेकिन जो शील्डिंग बढ़ी है वो कितनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो 40 न्यूटन से कम आएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसकी फोर्स ऐसी कर दूं, शील्डिंग की फोर्स 70 न्यूटन कर दूं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो अब 30 न्यूटन आएगी। तो रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गई है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही कम हो जाएगी शील्डिंग से, तो फिर इलेक्ट्रॉन रुकेगा क्यों, वो तो निकल जाएगा, भाग जाएगा। न्यूक्लियस ने तो उसको रोका हुआ है, अभी भी न्यूक्लियस ने रोका हुआ है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अभी भी न्यूक्लियस के करीब है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स बहुत ज्यादा माइनस हो चुकी हुई है। ठीक है। समझ आ गई बात। तो आयशा वी कैन नॉट जस्ट एग्जैक्टली क्वांटिफाई इट, मैंने आपको एग्जांपल देके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, बट शील्डिंग हैज अ मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्यों, ऑल दो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, but number of shells are also increasing, which also increases the shielding effect. Hence resultant nuclear attraction decreases. केमिस्ट्री में हम रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन का। सही है। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, ये जो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली आपका जो है वो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। जब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो उसमें वो खुद से बता देता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन। तो बाकी के आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। कभी कभार वो कहता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन दी ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। तो आपको पहले डिस्क्राइब भी करना है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, फिर आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो उसका 1 मार्क्स ज्यादा होता है। इसी तरह अक्रॉस द पीरियड का भी ये जो मैंने आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर का एक क्वेश्चन आता है और बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। तो आप उसमें ये पूरा आंसर जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है आप ये लिखेंगे। ठीक है भाई। बिल्कुल आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं आंसर को, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बुलेट पॉइंट्स में ही लिखें, आप पैराग्राफ ना बनाएं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ बनाएंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को आप फुल स्टॉप लगा लगा के लिख देंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप पॉइंट फॉर्म में आंसर को दें, इस तरह के जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि चेकर को चेक करना ईजी हो। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। मतलब अगर शील्डिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ज्यादा होगी तो खुद सोचो ना, बेसिक फोर्सेस है। अगर मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन 100 न्यूटन की है और शील्डिंग जो है वो 200 न्यूटन की हो गई, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रुकेगा क्यों, वो तो चला गया न्यूक्लियर पुल से बाहर, वो तो एटम से बाहर ही निकल जाएगा फिर। रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगी ना वो न्यूक्लियस के रिजल्टेंट फोर्स न्यूक्लियस के करीब ही होगी, ना न्यूक्लियस की तरफ होगी। हाँ, शील्डिंग उसके इफेक्ट को मिनिमाइज जरूर कर रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शील्डिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाए, फिर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रुकेगा न्यूक्लियस में। सेम भी नहीं हो सकती आयशा, सेम भी, सेम तो बहुत लिमिटिंग पॉइंट। न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा ही होती है एज कंपेयर टू शील्डिंग। अदरवाइज एटम में इलेक्ट्रॉन रुकेगा क्यों, रुकेगा ही नहीं वो, बनेगा ही नहीं एटम वाला। मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम का पार्ट ही नहीं बन सकता फिर। क्लियर है अब बात। चले। अच्छा देखो, एक चीज अगर आपने नोटिस नहीं की है अभी तक तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ।
हमने पीरियड 3 का जो ट्रेंड बनाया, इस पीरियड 3 के ट्रेंड में हमने आर्गन का साइज नहीं मेंशन किया हुआ। आपको क्या लगता है आर्गन का साइज कहाँ पे होना चाहिए? भाई आर्गन जो है वो ग्रुप 18 में है। अब अगर मैं अक्रॉस द पीरियड बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा, तो आर्गन का साइज जो होगा वो क्लोरीन से छोटा होना चाहिए था। लेकिन हम आर्गन का साइज जो है वो ट्रेंड पे शो नहीं करते। मतलब किसी भी नोबेल गैस का साइज मैं जब भी ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ रहा हूँ अक्रॉस द पीरियड, तो उसमें मैं नोबेल गैस को इंक्लूड नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं आर्गन का साइज मेजर करने जाता हूँ, तो अभी तक वी डू नॉट हैव इनफ टेक्नोलॉजी कि हम आर्गन का एटॉमिक साइज करेक्टली मेजर कर सके। हाँ, हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं, लेकिन जब मैं मेजरमेंट करने जाऊँगा तो आर्गन एटम का साइज थ्योरेटिकली जितनी भी हमने बातें की हैं उसके हिसाब से क्लोरीन से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आर्गन एटम के पास भी सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं क्लोरीन के पास जितने हैं, उसका शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है जितना क्लोरीन का है। लेकिन आर्गन का न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो आर्गन का साइज जो होगा वो क्लोरीन एटम के साइज से छोटा होना चाहिए। लेकिन जब हम मेजर करते हैं ना आर्गन का साइज, तो वो बेसिकली सोडियम से भी बड़ा आ रहा होता है, तो वो हमारा पूरा ट्रेंड डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हम आर्गन को इंक्लूड नहीं करते ट्रेंड में। आर्गन का साइज बड़ा क्यों आता है? वो बड़ा है नहीं, वो बड़ा इस वजह से आता है क्योंकि मैं सही से मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको। हमारे सिलेबस में इसका रीज़न नहीं है कि वाई आर्गन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रेंड, या अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर्गन का साइज क्लोरीन से भी बड़ा आ रहा होता है तो क्यों बड़ा आ रहा होता है, उसका रीज़न हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन याद नहीं करना है आपको। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन तब होता है ना क्रिश, जब आपके पास वो वाकई में बड़ा होता है, वो हम सही से मेजर ही नहीं कर पा रहे। देखो हम मेजर कैसे करते हैं किसी भी एटम का रेडियस? एटम बहुत छोटा होता है, मैं कोई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर लेके तो मेजर नहीं कर सकता एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज मैं किस तरह से मेजर करता हूँ? एटॉमिक साइज जो हम मेजर करते हैं ना वो बेसिकली, अगर आप रिकॉल करें तो आपने ओ लेवल फिजिक्स में एटीपी के पेपर में एक क्वेश्चन आपने ये किया था, जिसमें आप बहुत सारी टेनिस बॉल्स जो है वो एक साथ रखी हुई होती हैं एक के बाद एक, जिसकी वॉल्स एक दूसरे से टच कर रही होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास वर्नियर कैलिपर नहीं है और अगर आप इन टेनिस बॉल्स का डायमीटर मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप इसका डायमीटर मेजर करने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें दे वर यूजिंग सम सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स पता है क्या होते हैं? सेट स्क्वायर्स वो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स से ट्राइंगल निकलते हैं ना, वो सेट स्क्वायर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को परपेंडिकुलरली सेट करना है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, तो आप सेट स्क्वायर्स रखते हैं। सेट स्क्वायर्स हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बीच में जो है वो 8 बॉल्स को रख लिया या 10 बॉल्स को रख लिया, जितनी भी आपको बॉल्स रखनी है। उसके बाद आपने इन दोनों के एजेस पे सेट स्क्वायर लगाते हैं और आप क्या करेंगे, एक मीटर रूल लेंगे जो कि इसके ऊपर रखेंगे सेट स्क्वायर के, और यहाँ से लेके यहाँ तक मीटर रूल का जो डिस्टेंस है वो पढ़ लेंगे। तो ये जो 8 बॉल्स हैं इनका जो टोटल डायमीटर आ रहा है 8 बॉल्स का, वो आपने डिस्टेंस पढ़ लिया। अब जो भी डिस्टेंस आया है उसको आप डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, तो 1 बॉल का क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। उस डायमीटर को आप डिवाइडेड बाय हाफ कर दें तो वो रेडियस आ जाएगा। एटम्स के केस में मैं ये किस तरह से काम करूंगा? देखो एटम्स के केस में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर मुझे रेडियस मेजर करना है तो मैं इस एलिमेंट का एक सैंपल लूंगा। एक बहुत, अगर कोई मेटल है जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, तो उसका अगर मुझे रेडियस मेजर करना है तो मैं सोडियम की एक स्ट्रिप ले लूंगा, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ले लूंगा, और मैं उसमें कुछ मोलर कैलकुलेशंस करूंगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिप में लाइन से बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं, तो वो जो सोडियम एटम्स हैं वो क्वांटिटी में कितने हैं पहले तो वो मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? आप क्या करेंगे, आप मोलर कैलकुलेशन लगाएंगे। आपको पता है कि भाई इस स्ट्रिप का मास कितना है, उस मास को आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, उस मोल से आप फिर एवोगाड्रो नंबर यूज करके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, और वो जो स्ट्रिप है आप उसकी पूरी लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, और फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिप। तो उससे क्या होगा, एक एटम का रेडियस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, डायमीटर आ जाएगा, उसको हाफ करोगे रेडियस आ जाएगा। लेकिन मसला क्या है? मसला पता है क्या है? कि जैसे टेनिस बॉल्स थी ना, उनकी तो बाउंड्री एक दूसरे के साथ टच करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप दो बॉल्स एक, ये देखो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। या आप लोग क्यूरियोसिटी शो कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई मैसेजेस आ रहे हैं कि वो जानना चाह रहे हैं।
ठीक है। सिलेबस बस ये कहता है आर्गन को इंक्लूड ना करें अक्रॉस द पीरियड। पीरियड 2 में आप नियॉन को इंक्लूड नहीं करेंगे, पीरियड 3 में आप आर्गन को, जब एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ेंगे तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो भाई, टेनिस बॉल जो है वो तो एक दूसरे की वॉल्स के साथ टच होकर रुक जाएंगी, लेकिन एटम्स तो एम्प्टी स्पेस होता है ना। एटम्स का जो आउटर शेल होता है वो कोई डिस्क्रीट बाउंड्री थोड़ी होती है कि दूसरे एटम से टकरा के वो रुक जाएगा। उनके तो जब एटम्स एक दूसरे के साथ करीब करीब होंगे तो उनके जो शेल्स होते हैं वो तो पार्टली ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर मैं दो एटम्स आपको दिखाऊं एक दूसरे के साथ जो एडजेसेंट में रखे हुए होते हैं, तो वो तो पार्टली ओवरलैप कर सकते हैं भाई। मेटेलिक बॉन्डिंग में वो शायद बहुत थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हो, लेकिन वो पार्टली ओवरलैप कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से दो एटम्स के या 10 एटम्स के, 10 तो नहीं होंगे खैर, मिलियंस में होंगे क्योंकि एक एटम तो बहुत छोटा होता है। अगर मैं इस तरह से इनका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो क्या वो डिस्टेंस करेक्टली मेजर कर पा रहा हूँ मैं? अगर आप यहाँ से देखें तो ये मैंने डिस्टेंस निकाला, इसको मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो सेंटर से जो रेडियस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो रेडियस ये होना चाहिए जो कि आउटर शेल तक जाए। लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं वो क्या मेजर कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं जो इस रेड लाइन तक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है हम तो इग्नोर कर दिया हमने, एरर आ गया, हमने इस पार्ट को हमने इंक्लूड ही नहीं किया। तो बेसिकली जो मैं एटॉमिक रेडियस मेजर कर रहा हूँ ना, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सारे उन एलिमेंट्स का जिनमें आप ओवरलैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो मेटल्स के एटम्स आपस में करीब करीब होते हैं तो वो स्लाइटली ओवरलैप कर सकते हैं उनके रीजन, सोडियम का भी, मैग्नीशियम का भी, एल्यूमिनियम का भी। सिलिकॉन में तो है ही कोवलेंट बॉन्डिंग ना, उनको तो ओवरलैप करना ही करना है, उनको तो बहुत ज्यादा ओवरलैप करना है क्योंकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा रहा है। इसी तरह फास्फोरस भी कोवलेंट है, सल्फर भी कोवलेंट है, क्लोरीन भी कोवलेंट बॉन्डिंग है। मतलब ये तो ओवरलैप करेंगे करेंगे। तो जब आप इनका एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो बेसिकली आप जो है वो एटॉमिक रेडियस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट जो आपको मेजर करना चाहिए था आप मेजर कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक एटम तो आपके हाथ में नहीं लगना है ना। तो जो सोडियम से लेके क्लोरीन तक हमने जितने भी एटॉमिक रेडियस निकाले हैं वो भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो हमने थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट की हुई है, एक्चुअल में वो थोड़े से बड़े होते हैं। अब बात करते हैं आर्गन की। भाई देखो, क्लोरीन गैस है लेकिन क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है हम क्या करेंगे, उसको कूल डाउन करके करीब करीब लेके आएंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम कोशिश करेंगे मेजर करने की। क्लोरीन को उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता, मतलब इतना लो नहीं होता कि मैं उसको लिक्विड फॉर्म में ना ला सकूं। मैं लिक्विड फॉर्म में तो ले आऊंगा क्लोरीन को। आर्गन का पता है मसला क्या है? आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत माइनस में है, बहुत कम है। अगर मैं उसको कूल डाउन करके सॉलिड फॉर्म में तो लाने का सवाल ही नहीं है ना, अगर मैं लिक्विड फॉर्म में भी लाने की कोशिश करूं आर्गन को तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आर्गन के जो एटम्स है ना वो एक दूसरे के करीब करीब आते तो हैं लेकिन इतना करीब नहीं आते कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं। इनफैक्ट वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर ही रहते हैं जब हम उसका एटॉमिक साइज मेजर करते हैं। अब आर्गन के केस में जब मैंने ये वाला डिस्टेंस मेजर किया है और उसको मैंने डिवाइड किया आर्गन का डायमीटर निकालने के लिए, तो इस केस में देखें मैंने क्या किया, रेडियस को ओवर एस्टिमेट कर लिया। मैंने ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड कर ली जो आर्गन के रेडियस का पार्ट ही नहीं है। तो जो मैंने वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेजर कर ली है, और बाकी एलिमेंट्स के केस में जो मैंने वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर की है, जिसकी वजह से आर्गन की वैल्यू मैं एक्चुअल वैल्यू मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दिख रही होती है जितनी ये होनी चाहिए। आर्गन ओवर एस्टिमेटेड है और बाकी जो है वो अंडर एस्टिमेटेड है। ठीक है, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस रीजन। आपने बस ये याद रखना है कि while studying the trend of atomic size across the period we won't include ग्रुप 18 एलिमेंट्स। पीरियड 2 में मैं नियॉन को इंक्लूड नहीं करूंगा, पीरियड 3 में मैं आर्गन को इंक्लूड नहीं करूंगा। पीरियड 2 का अगर मैं ट्रेंड बनाऊंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा लिथियम से, बेरिलियम का उससे छोटा होता है, बोरॉन का उससे छोटा होता है, फिर कार्बन का उससे छोटा होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन पे मैं एंड कर दूंगा, मैं नियॉन पे नहीं जाऊंगा। पीरियड 3 में मैं आर्गन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप अगर ट्रेंड बनाऊंगा तो डाउन द ग्रुप तो बहुत इजी है ना ट्रेंड बनाना कि इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ट्रेंड बनाता हूँ ऑफ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप,
तो वो ट्रेंड कैसा बनेगा, इंक्रीज हो रहा है ना। अब ग्रुप, आप कोई भी ग्रुप ले लें, आप ग्रुप 1 ले लें या चलो ग्रुप 17 ले लो, हैलोजेंस का ले लो, तो एटॉमिक साइज ने इंक्रीज ही होना है। मतलब ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है, समझ आती है बात। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हारून इज द रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज। मतलब शील्डिंग, अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो अटोमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। और अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज कम होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ इनर शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इंक्रीज हो रहा होता है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग बढ़ती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर ट्रैक्शन कम हो रही होती है, मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है, शील्डिंग भी बढ़ रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो न्यूक्लियस की तरफ कम हो रही होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं रिजल्टेंट न्यूक्लियर ट्रैक्शन के बजाय उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर ट्रैक्शन का वर्ड यूज कर। ठीक है भाई। अच्छा देखें, अभी हम जो ट्रेंड पढ़ रहे थे वो हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं अक्रॉस पीरियड 2 और पीरियड 3। मसला ये है कि जब मैं पीरियड 4 की बात करूंगा, देखो पीरियड 1 में तो कोई ट्रेंड है ही नहीं ना, दो ही तो एलिमेंट है, इसमें क्या ट्रेंड होगा। हीलियम का साइज हाइड्रोजन के साइज से छोटा है। अगर मैं पीरियड 2 की बात कर रहा हूँ तो लिथियम का साइज पीरियड 2 में सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। पीरियड 3 में सोडियम का साइज जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और क्लोरीन का साइज जो होगा वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर मैं पीरियड 4 की बात कर रहा हूँ तो पीरियड 4 में पोटेशियम कैल्शियम के बाद एक डी ब्लॉक आ जाएगा। अब क्या इनमें भी यही ट्रेंड फॉलो होता है कि अक्रॉस द पीरियड स्कैंडियम का साइज अगर बड़ा है तो टाइटेनियम उससे छोटा हो, वेनेडियम उससे छोटा हो, क्रोमियम उससे छोटा हो, मैग्नीज उससे छोटा हो। तो ये जो डी ब्लॉक है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। डी ब्लॉक में आपका क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज जो होता है वो नियरली कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों भाई, अक्रॉस द पीरियड डी ब्लॉक में क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो रही है। क्या इस फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक में क्या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज नहीं होते। इन सारे एलिमेंट्स के पास 4 शेल्स होते हैं टोटल। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि साइज जो है वो कम नहीं हो रहा है इनका, जबकि इनका भी साइज जो है वो डाउन अक्रॉस द पीरियड कम होना चाहिए था। अब इनका साइज कम ना होने का रीजन ना क्या है, देखो जब मैं डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ तो हमने पहला एलिमेंट पढ़ाया था इसका स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद हम पढ़ते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद पढ़ते हैं वेनेडियम। वेनेडियम के बाद हमारा आता है क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज। तो अक्रॉस द पीरियड इनके एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पता है क्या है, जब आप इनकी फिलिंग करते हैं तो इनकी फिलिंग करते वक्त आप 4s को तो फिल पहले करते हैं, लेकिन फिल होने के बाद 4s हाई एनर्जी लेवल पे आ जाता है। देखिए जब आप इनके एटॉमिक साइज मेजर करने जाएंगे तो वो तो फिल कर इलेक्ट्रॉन फिल हुआ हुआ होगा तब मेजर करेंगे ना। तो 4s बेशक पहले फिल हुआ था और फिर 3D फिल हुआ था, लेकिन फिल होने के बाद तो इनका एनर्जी लेवल स्वैप हो गया है और 4s अब हाई एनर्जी लेवल पे और 3D लोअर एनर्जी लेवल पे। तो देखो 4s के इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्थ शेल है उस पे जो शील्डिंग लग रही है, देखो शील्डिंग इज अ फैक्टर ना जो कि आपके एटॉमिक साइज को डिटरमिन करता है। अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूंगा तो फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक में जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा शेल है, वो फोर्थ शेल है। मतलब जो सबसे आखिर में शेल होगा वो फोर्थ शेल होगा जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा। ठीक है, क्योंकि फिल होने के बाद तो वो हाई एनर्जी लेवल पे आ चुका हुआ है ना। अब क्या अक्रॉस द पीरियड, ये मैंने लिखा हुआ तो वर्टिकल है लेकिन ये अक्रॉस द पीरियड है, क्या अब अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग बढ़ रही है? इसमें शील्डिंग बढ़ रही होती है। इसमें देखो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो साइज को छोटा होना चाहिए था, लेकिन साइज छोटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि शील्डिंग बढ़ रही है। शील्डिंग कहाँ से बढ़ रही है भाई, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, सबके पास 4 4 4 शेल्स हैं। लेकिन अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गौर से देखें तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगी और ये स्वैपिंग हो जाएगी तो जो 3D इनर सब शेल है, स्कैंडियम में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वेनेडियम में 3D के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, क्रोमियम में 3D के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इसलिए क्योंकि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है ना, क्रोमियम की एक एक्सेप्शन है।
मैग्नीज के 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आयरन के 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोबाल्ट के 3D में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, निकल के 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर के 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इसलिए क्योंकि कॉपर के 4s में भी 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जिंक के 3D में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स इनर 3D सब शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से देखो इनर शेल में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शील्डिंग बढ़ रही है। शील्डिंग किस पे बढ़ रही है? 4s के इलेक्ट्रॉन्स पे। तो स्कैंडियम के 4s पे जो शील्डिंग लग रही होगी वो कम लग रही होगी, लेकिन टाइटेनियम के जो 4s पे शील्डिंग लग रही होगी वो ज्यादा लग रही होगी। वेनेडियम के 4s पे जो शील्डिंग लग रही होगी वो टाइटेनियम से ज्यादा लग रही होगी। लेकिन साथ साथ न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ी है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब बढ़ती है तो वो साइज को छोटा कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है तो वो शील्डिंग बढ़ रही है, तो वो साइज को बड़ा करा रही है। तो जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज छोटा होता है, उतना ही शील्डिंग बढ़ने की वजह से साइज दोबारा उतना ही हो जाता है। समझ आई बात? तो हम कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड इन ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज जो होता है वो नियरली कांस्टेंट रहता है। एक्चुअल में नियरली कांस्टेंट नहीं रहता, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स के हिसाब से हम कहेंगे कि भाई बहुत थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसको हम कहते हैं कि अभी आप ये याद करें कि वो नियरली कांस्टेंट रहता है ए लेवल की हद तक। सही है। और इसका रीजन क्या है? भाई अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज जो है वो फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक में, या ट्रांजिशन एलिमेंट भी आप जिसको कहते हैं, दैट स्टेज नियरली कांस्टेंट। व्हाई इट स्टेज नियरली कांस्टेंट? बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो साइज को छोटा होना चाहिए था, लेकिन साथ साथ शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही होती है। क्यों? भाई बाकी ग्रुप पीरियड्स में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बाकी पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे थे, जैसे सोडियम का वैलेंस थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे वैलेंस शेल में, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स बेशक वो कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 से 3 हो रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को शील्ड नहीं करते। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं। अगर इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग बढ़ेगी। और डी ब्लॉक में ऐसा ही होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं या इंक्रीज हो रहे होते हैं वो 3D इनर सब शेल में इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिस वजह से अक्रॉस द पीरियड आपकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग बढ़ती है, और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो स्लाइटली या ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस हो जाती है बाय द इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो atomic size across the first row of d block element stays nearly constant, although nuclear attraction is increasing due to increase in number of protons. But shielding effect also increases as electrons are added into 3D inner subshells, which counterbalances the nuclear attraction. Got my point? Yes, Aisha, I told you shielding effect is more powerful, but when it is more powerful, when you have one extra shell added. Here we are not adding any extra shell. Here we are just adding one electron. जब आप पूरा एक्स्ट्रा शेल ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, तो शील्डिंग का बढ़ने का अमाउंट ज्यादा होता है। यहाँ पे यू जस्ट एडिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो है शील्डिंग का इंक्रीज जो है वो नियरली काउंटर बैलेंस कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही शील्डिंग बढ़ के काउंटर बैलेंस कर देगा। हमारे कोर्स के लिए हम ये कहते हैं कि इट नियरली काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो अक्रॉस द फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक साइज नियरली स्टेज सेम। ठीक है। कैन दिस क्वेश्चन कम इन एग्जाम रिफर? यस, इन फैक्ट दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम केम इन एग्जाम। आ चुका हुआ है ये क्वेश्चन, और एएस में आ चुका हुआ है। वैसे नेचुरली आप सही बात कह रहे हैं कि ये जो काम था ना ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक साइज को कंपेयर करवाने का, ये हुआ करता था A2 में, लेकिन अब ये एएस में है। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा आना के चांसेस हैं। तो एक ही बार आया, लेकिन हाई चांसेस हैं कि दोबारा पूछा जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट से शेल का लिंक नहीं होता, शेल का ही तो लिंक होता है। भाई देखो शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा ना। शेल्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो शेल बढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो शेल ज्यादा है। अच्छा, अगर आप ये पूछ रहे हैं, देखो शील्डिंग इफेक्ट शेल से ही लिंक्ड है, लेकिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शील्डिंग इफेक्ट है ना। शेल अगर खाली है तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ी ना होगा। इकरा।
समझ आती है बात? अगर शेल खाली है बच्चे तो शील्डिंग इफेक्ट किस बात का? तो 3D इनर सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, शेल तो वही है, शेल तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना, तो शील्डिंग बढ़ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितने शेल ऐड होने की वजह से बढ़ती है, लेकिन बढ़ जरूरी है। हाँ बिल्कुल आयशा, डाउन द ग्रुप एलिमेंट बिकम्स मोर अनस्टेबल। डाउन द ग्रुप, अगर आप उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, मतलब बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जल्दी रिएक्ट करेंगे, अनस्टेबल है। लेकिन अगर आप बात करें नॉन मेटेलिक एटम्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो वो डाउन द ग्रुप वो स्टेबल होते हैं। मतलब नॉन मेटल्स डाउन द ग्रुप स्टेबल होते हैं और मेटल्स डाउन द ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। नहीं हारून, इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेंगे ऑर्बिटल में एक दूसरे के साथ। ठीक है, सबके आंसर्स हो गए क्लियर? रिफत, आयशा एंड इकरा। हाँ बिल्कुल आयशा, दिस इज पॉसिबल। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में कुछ साइजेस होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये बातें अगर आप सर्च करेंगे ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट मिलेगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, और बल्कि ये A2 में हमेशा से होता था, तो हम A2 में यही आंसर लिखते थे। अभी आंसर हम AS में लिखते हैं। चलो, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। पुट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, जस्टिफाई योर आंसर। अब बता रहे हैं, मैं बताऊं? पुट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन। देखिए भाई, मैग्नीशियम, सल्फर एंड सिलिकॉन, दे ऑल आर इन पीरियड 3। एक ही पीरियड के एलिमेंट्स बना के दिए हुए हैं उसने। सबके पास नंबर ऑफ शेल सेम है। अक्रॉस द पीरियड देख लो ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो अगर ये सारे सेम पीरियड में, तो पहले कौन आता है इसमें से? मैग्नीशियम, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है सल्फर। भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पीरियोडिक टेबल देखो ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो सबसे बड़ा मैग्नीशियम का होगा, फिर सिलिकॉन उससे छोटा होगा, सल्फर उससे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है इनमें? सिलिकॉन है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बताना है ना आपको। तो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस आप कैसे बताएंगे? कि सबसे छोटा सिलिकॉन है, उससे बड़ा सल्फर है, और उससे बड़ा मैग्नीशियम है। क्योंकि पीरियड 3 जो होता है वो ये है: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा होगा, फिर आगे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम से भी छोटा है तो मैग्नीशियम से तो छोटा है ही, और सल्फर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर मैग्नीशियम। गॉट इट? ऑप्शन बी बताओ जल्दी से। मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। अब पोटेशियम ग्रुप, अब ये एटम्स हैं, ठीक है। और पोटेशियम जो है वो आपका पीरियड 4 का एलिमेंट है। तो पीरियड 4 का है तो नंबर ऑफ शेल्स 4 होंगे उसके पास। मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3 हैं। और एल्यूमिनियम के पास नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं। भाई देखें, जो आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है वो तो सेम पीरियड का है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पीरियड 3 है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और पोटेशियम जो है वो सोडियम के नीचे होता है पीरियड 4 में। तो पोटेशियम का साइज तो इन सबसे ही बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। मैग्नीशियम का साइज जो होगा, और उसके आगे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का साइज ऑब्वियसली मैग्नीशियम के साइज से छोटा होगा क्योंकि अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। तो इनमें से सबसे छोटा किसका होगा? एल्यूमिनियम का। उससे बड़ा किसका होगा? मैग्नीशियम का। और सबसे बड़ा किसका होगा? पोटेशियम का। तो ये ऑर्डर बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है भाई? अरे ये क्या हो जाता है? अब ऑप्शन सी तो आप लोग ट्राई करके बताएं ना। सल्फर सबसे छोटा होगा, हाँ वो सॉरी, एस फॉर सल्फर, एस फॉर सिलिकॉन मैंने ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सल्फर सबसे छोटा होगा ऑप्शन 1 में, लिखने में ना मैंने।
थैंक यू श्याम। हाँ भाई, ऑप्शन सी, सिलिकॉन क्लोरीन पोटेशियम। सिलिकॉन और क्लोरीन पीरियड 3 में, और जो पोटेशियम है वो आपका पीरियड 4 में, राइट। तो अब पीरियड अगर मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन और क्लोरीन की, तो सिलिकॉन पहले है और क्लोरीन बाद में है। तो सिलिकॉन का साइज जो होगा वो क्लोरीन से बड़ा होगा। और सबसे बड़ा तो इनमें पोटेशियम है, क्योंकि उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स 4 है। सिलिकॉन और क्लोरीन के बाद नंबर ऑफ शेल्स 3 है। तो सबसे बड़ा तो पोटेशियम है। ठीक है, ये मैंने इनइक्वालिटी, शायद इनइक्वालिटी जो है वो गलत बन रही है। इनइक्वालिटी बना दी है मैंने, वो गलत। सल्फर सबसे छोटा है, फिर सब उससे बड़ा सिलिकॉन है, उससे बड़ा मैग्नीशियम है। इनइक्वालिटी का साइन उल्टा बन गया है। इसमें एल्यूमिनियम सबसे छोटा है, मैग्नीशियम उससे बड़ा है, पोटेशियम सबसे बड़ा है। तो सिलिकॉन, क्लोरीन और पोटेशियम में पोटेशियम सबसे बड़ा है, 4 शेल्स हैं। और सिलिकॉन और क्लोरीन में बड़ा कौन है? सिलिकॉन बड़ा है, क्लोरीन उससे छोटा है। तो सबसे छोटा क्लोरीन है, उससे बड़ा सिलिकॉन है, और उससे बड़ा पोटेशियम है। ठीक है हारून, ठीक से बता रहे हो। समझ आई बात? आगे बढ़े। अच्छा, अब देखें जरा ना, एक ट्रेंड होता है हमारे पास आयनिक रेडियस का भी। आयनिक रेडियस का बेसिकली क्या ट्रेंड होता है? आयनिक रेडियस का ये ट्रेंड होता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास लेट्स से कि कोई ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप 1 का डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आपको पता है कि लिथियम सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा आपका सोडियम, उससे बड़ा होगा आपका पोटेशियम, उससे बड़ा होगा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, फ्रेंशियम एंड सो ऑन। या बल्कि ना इसको अलग से ही बना लेते हैं। छोटा सा काम है, बस ये करके जाना, क्लास लीव नहीं करना। ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस मतलब जब कोई एटम आयन बनाएगा डाउन द ग्रुप। पहले डाउन द ग्रुप देखते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 1 ले लेते हैं, या कोई भी ग्रुप ले लें आप, बात एक ही है। मेटालिक ग्रुप की बात अलग करेंगे, नॉन मेटालिक की अलग करेंगे। अच्छा देखिए, ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर मैं आयनिक रेड एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बना रहा हूँ, तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, राइट। मतलब सबसे छोटा अगर लिथियम है तो उससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम से बड़ा हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम से बड़ा हो जाएगा रुबिडियम। रुबिडियम से बड़ा सीजियम। सीजियम से बड़ा फ्रेंशियम। क्योंकि डाउन द ग्रुप इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। लिथियम से बड़ा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। अच्छा, अब अगर मैं इनके आयंस की बात करूं, भाई लिथियम आयन जब बनेगा तो लिथियम एटम के पास टोटल 2 शेल्स थे, 2,1। लिथियम आयन के पास टोटल शेल्स कितने होंगे? 2 शेल्स। तो क्या लिथियम आयन का साइज अपने लिथियम एटम के साइज से छोटा नहीं होगा? ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स का ही फर्क आ गया बहुत बड़ा। लिथियम एटम के पास टोटल 3 शेल्स हैं, तो लिथियम आयन के पास कितने शेल्स होते हैं? लिथियम आयन के पास जो है वो 2 शेल्स होते हैं। सॉरी, लिथियम एटम के पास 2 शेल्स हैं, तो लिथियम आयन के पास सिर्फ 1 शेल होता है। तो लिथियम आयन का साइज क्या अपने लिथियम एटम के साइज से छोटा नहीं होगा? छोटा होगा। इसी तरह अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं तो उसके पास 3 शेल्स हैं, लेकिन जब सोडियम एटम सोडियम प्लस 1 आयन बनाएगा तो उसका तो एक शेल ही कम हो जाएगा ना। तो सोडियम आयन का साइज क्या अपने सोडियम एटम से छोटा नहीं होगा? ऑफ कोर्स कम होगा। मतलब साइज ऑफ सोडियम एटम शुड बी स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम एट साइज ऑफ सोडियम आयन शुड बी स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम एटम, because sodium ion is
लेसर नंबर ऑफ शेल्स एज कंपेयर टू सोडियम एटम। अगर मैं पोटेशियम एटम की बात करूं तो उसके पास 4 शेल्स हैं, लेकिन जब पोटेशियम +1 आइन बनाएगा तो उसके पास कितने शेल्स रह जाएंगे? जस्ट 3 शेल्स। तो पोटेशियम आइन का साइज शुड बी स्मॉलर देन इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग पोटेशियम एटम। इसी तरह रुबीडियम आइन का साइज रुबीडियम के एटम से छोटा होगा, सीजियम आइन का साइज सीजियम के एटम से छोटा होगा, फ्रेंशियम आइन का साइज फ्रेंशियम के एटम से छोटा होगा। तो अगर मैं इनके बीच में ट्रेंड बनाता हूँ तो हमारे पास ये इनके आयनिक साइज का ट्रेंड ये बनेगा। हाँ, ये आपस में ज़रूर इंक्रीज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम आइन जो होगा वो स्टिल बिगर देन सोडियम लिथियम आइन। क्यों? सोडियम आइन के पास 2 शेल हैं, लिथियम आइन के पास 1 शेल है। पोटेशियम आइन का साइज सोडियम आइन से तो बड़ा ही होगा, लेकिन आपस में देखो ये कम है। मतलब लिथियम आइन इज स्मॉलर देन लिथियम एटम, सोडियम आइन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। लेकिन अगर मैं सिर्फ आइंस को आपस में कंपेयर करूंगा डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आपस में तो उनका बड़ा होगा ना, क्योंकि सोडियम आइन के पास ज़्यादा शेल्स होंगे, पोटेशियम आइन के पास और ज़्यादा शेल होंगे। ठीक है, देखो शील्डिंग की बात ना करो ना, अभी शील्डिंग की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर इसने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए हैं तो शेल ही कम हो गई है ना। अब शेल कम हो गई है तो साइज में तो छोटा होना ही है ना, लिथियम आयन का साइज लिथियम के एटम से छोटा होगा। शील्डिंग की बात तो हम तब करते हैं ना जब हम शेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इनर शेल्स को। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि लिथियम एटम के वैलेंस शेल पे शील्डिंग ज्यादा है, लिथियम आयन के वैलेंस शेल पे शील्डिंग है ही नहीं, क्योंकि इसका इनर शेल ही नहीं है। ये कह सकता हूँ कि सोडियम एटम के वैलेंस शेल पे शील्डिंग ज्यादा थी क्योंकि वो थर्ड शेल में था। सोडियम आयन का जो वैलेंस शेल है वो उसका सेकंड शेल है, उस पर शील्डिंग कम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो इस सेंस में इंक्रीज होगा कि हमारे पास पहले जो है वो लिथियम एटम में 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठे हुए थे। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन्स तो वही हैं, तो 3 प्रोटॉन्स अब 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो एब्सोल्यूट न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो वो न्यूक्लियस जो है वो उनको अब ज़्यादा जोर से खींच सकता है। तो हाँ, कह सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। सही है। तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड और आयनिक साइज का ट्रेंड आपको समझ आ गया डाउन द ग्रुप क्या फर्क होगा। ये आयनिक साइज का ट्रेंड है, ये आयनिक रेडियस का ट्रेंड है, और ये जो है वो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। अच्छा, यही ट्रेंड अगर मैं ग्रुप 17 के लिए पढ़ूं, ग्रुप 17 हैलोजेंस है। अब इनमें फर्क क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो ग्रुप 1 है वो तो कैटाइन बना रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, शेल कम हो रहा है, लेकिन ग्रुप 17 कैटाइन थोड़ी ना बनाएगा। ग्रुप 70 तो एनाइन बनाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके शेल्स थोड़ी कम होंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। लेकिन जब फ्लोराइड आइन बनेगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी ना करेगा। अच्छा चलो, अगर ग्रुप 17 में मैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखता हूँ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो डाउन द ग्रुप क्या इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा? हाँ ऑफ कोर्स, इनका भी एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि फ्लोरीन के पास कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। क्लोरीन के पास 3 शेल्स हैं। ब्रोमीन के पास 4 शेल्स हैं। आयोडीन के पास 5 शेल्स हैं। एस्टेटीन के पास 6 शेल्स हैं। चाहिए, मेक सेंस, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। व्हाट अबाउट दियर आइंस? फ्लोरीन एटम जब आइन बनाएगा तो वो फ्लोराइड आइन होता है। क्लोरीन एटम जब आइन बनाएगा तो वो क्लोराइड आइन है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने हैं, है ना। क्लोरीन एटम के पास पहले वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोराइड आइन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या रिपल्जन नहीं बढ़ जाएगी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में? पहले वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो रिपल्जन बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी तो ना। तो फ्लोराइड आयन का साइज, क्योंकि पहली बार कैटाइन के केस में तो शेल ही कम हो गया था, यहाँ शेल कम नहीं हो रहा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है आउटर मोस्ट शेल में। तो फ्लोराइड आयन का साइज अपने फ्लोरीन एटम से बड़ा होगा, क्लोराइड आयन का साइज अपने क्लोरीन एटम से बड़ा होगा, ब्रोमाइड आयन का साइज अपने ब्रोमीन एटम से बड़ा होगा, आयोडाइड आयन का साइज अपने आयोडीन एटम से बड़ा होगा। इसी तरह एस्टेटाइड आयन का साइज अपने एस्टेटीन एटम से बड़ा होगा। मतलब
एनाइंस के केस में ट्रेंड क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग आयन का मतलब किसी भी आयन का साइज अपने कॉरिस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होगा नेगेटिव आयन के केस में, और कैटाइन के केस में उल्टा होगा। मेक सेंस? नहीं आयशा, स्टेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स। आप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, जरा मुझे बताएंगे? अभी क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? देखो आगे छोटी सी चीज और है, पढ़ जाओ तो अच्छी बात है ना, फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। हम्म। देखिए, ट्रेंड ऑफ आयनिक साइज डाउन द ग्रुप देखा, मेटल्स का अलग, नॉन मेटल्स का अलग। हम्म। हाँ, स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, लेकिन साइजेस की वजह से स्टेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप रिएक्टिविटी देख रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, आप रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कि जो कैटाइन मतलब जो ग्रुप वन के मेटल है, उनका एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से दूर होंगे, तो वो लूज जल्दी इजीली हो जाएंगे, तो वो मोर रिएक्टिव होंगे। अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, नॉन मेटल्स की डिक्रीज होती है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके लिए नीचे नीचे वाले एटम के लिए गेन करना मुश्किल होता है, साइज बड़ा होता है इस वजह से, और मेटल के लिए लूज करना आसान होता है। अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं तो हाँ ऐसा है। लेकिन अगर आप आयन बनने के बाद उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो आयन बनने के बाद तो वो सारे ही स्टेबल हो जाते हैं। तो आयन बनने के बाद स्टेबिलिटी नहीं देखते, असल में स्टेबिलिटी नहीं है, रिएक्टिविटी की बात करना चाह रहा हूं। या शायद क्लास के एंड में भी डिस्कस कर लेना डिटेल में। ट्रेंड ऑफ आयनिक साइज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड अगर देखोगे ना, तो कुछ बातें अनयूजुअल दिखेंगी। अनयूजुअल नहीं मतलब, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब पीरियड थ्री की एग्जाम्पल ले लें। पीरियड थ्री हमारा सोडियम से स्टार्ट होता है ना, अभी सोडियम है, देन कम्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन को हमने इंक्लूड नहीं करना। भाई देखें, सोडियम एटम, मैग्नीशियम एटम, एल्यूमिनियम एटम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं एटॉमिक रेडियस, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब इस पे मैं सोडियम आयन का साइज अगर बनाऊं, तो सोडियम आयन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम एटम से छोटा होगा, राइट? मैग्नीशियम आयन का साइज अपने मैग्नीशियम एटम से छोटा होगा। एल्यूमिनियम आयन क्योंकि वो भी कैटाइन बनाता है, उसका साइज शेल कम होंगे, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होगा। तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का ट्रेंड तो ये बना। व्हाट अबाउट सिलिकॉन? सिलिकॉन आपको पता है कैटाइन और एनाइन बनाता ही नहीं है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स दे जस्ट डू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड, अगर मैं क्या करूं, सिलिकॉन को पॉजिटिव भी ले लूं, मतलब मैं इमेजिन कर लूं कि सिलिकॉन जो है वो कैटाइन भी बना रहा है। अगर वो कैटाइन बना रहा है तो सिलिकॉन प्लस फोर आइन का साइज सिलिकॉन एटम से छोटा होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर, सिलिकॉन जो है वो नेगेटिव आइन भी बनाए, फिर अगर आप पॉजिटिव बना रहे हैं, तो अगर नेगेटिव आइन बनाओगे तो उसका साइज जो होगा वो सिलिकॉन एटम से बड़ा होगा। ठीक है।
लेकिन हम यूजुअली बनाते नहीं है सिलिकॉन, हम कहते हैं कि नहीं बनाओ ना उसको, ट्रेंड का पार्ट ही ना बनाओ उसको। अगर होता फोर पॉजिटिव तो वो छोटा होता, अगर फोर नेगेटिव होता तो वो बड़ा होता। लेकिन चलो लेट से मैंने बना दिया अभी। फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस नेगेटिव आयन बनाएगा, फास्फोरस पॉजिटिव नहीं बनाएगा, तो फास्फोरस आयन का साइज फास्फोरस एटम से बड़ा होगा, P3 नेगेटिव। सल्फर आयन का साइज, सल्फाइड आयन का साइज सल्फर एटम से बड़ा होगा, S2 नेगेटिव। और क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन एटम से बड़ा होगा। आपस में इनके जो है वो आपस के आयन जो है वो इनके किस तरह से बनेंगे? अरे उल्टा बन गया, हम लोग बोल भी नहीं रहे हो कुछ। डाउन द ग्रुप बना दिया मैंने, हम अक्रॉस द पीरियड पढ़ रहे थे। उफ, क्या कर रहे हो? वापस आओ। ग्रुप फोर आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, अक्रॉस द पीरियड पढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप थोड़ी पढ़ रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड में हमारा जो साइज है वो तो डिक्रीज होता है ना। ये था अक्रॉस द पीरियड का ट्रेंड। टू मच हो रहा है अब। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आर्गन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये है अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज का ट्रेंड। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, अब सोडियम आयन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम एटम से छोटा होगा क्योंकि शेल्स कम है। मैग्नीशियम आयन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम एटम से छोटा होगा क्योंकि कैटाइन है, शेल्स कम है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, शेल खत्म हो गया। एल्यूमिनियम आयन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम एटम से छोटा होगा, राइट। सिलिकॉन जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसका अगर मैं साइज बनाने जाऊंगा तो मैं, मसला ये है कि सिलिकॉन फोर पॉजिटिव बनाऊं या फोर नेगेटिव बनाऊं, वहीं पे फंस जाऊंगा ना, क्योंकि ना तो वो कैटाइन बनाते हैं ना नाइन बनाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप दोनों बना लें। मतलब ट्रेंड पूरा करने के लिए आप फोर पॉजिटिव बनाएंगे तो साइज छोटा होगा, और अगर आप फोर नेगेटिव बनाएंगे तो जाहिर है सिलिकॉन का साइज उससे बड़ा होगा। फॉस्फाइड आयन का साइज अपने फॉस्फोरस एटम से तो बड़ा होगा। सल्फाइड आयन का साइज अपने सल्फर एटम से बड़ा होगा। और क्लोराइड आयन का साइज अपने क्लोरीन एटम से बड़ा होगा। तो जो देखो, एक ही पीरियड में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, कैटाइन से एनाइन की तरफ चले गए ना, तो जाहिर ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा बीच में, क्योंकि कैटाइन का साइज जो है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है, एनाइन का उल्टा होता है। तो मैं कैटाइन तो यहाँ तक बना दूंगा, लेकिन एनाइन के लिए फिर मुझे एक दूसरा कर्व बनाना पड़ेगा। मतलब ये कर्व ये बनेगा। आई बात समझ? और बीच में इस ट्रेंड को फिर जोड़ने के लिए एक डॉटेड लाइन ऐसी शो कर दो। ये हो जाएगा ट्रेंड ऑफ आयनिक साइज क्रॉस द पीरियड। और आयनिक में कौन सा आयनिक? एनायनिक साइज लिख लो, एनाइंस नेगेटिव आयन का साइज। और ये वाले पहला वाला कर्व हो गया ट्रेंड ऑफ कैटायनिक साइज अक्रॉस द पीरियड। After group 14, trend goes up in the period because group 14 elements, beyond group 14 element, group 15, group 16, group 17, they are making negatively charged ion. तो उनका जो एनाइन होगा, नेगेटिव आयन, उनके वो एटम से बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा एक्स्ट्रा तो उनके बीच में रिपल्जन बढ़ जाती है।
जी, कोई और सवाल? व्हाट अबाउट ग्रुप 4 एंड बियॉन्ड, उनका ट्रेंड हम नहीं पढ़ेंगे आयशा, क्योंकि जब एटॉमिक साइज का ट्रेंड उनका हम कह रहे हैं नियरली कांस्टेंट है, तो आयनिक भी कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं उनको। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताएं। अगर पीरियड एक है तो फिर शील्डिंग, हिशाम, शील्डिंग किसमें, किसकी बात कर रहे हो? ये आयनिक साइज की बात कर रहे हो, एनाइन, या डी ब्लॉक की बात कर रहे हो? अगर इसकी बात करें तो इसमें शील्डिंग नहीं बढ़ी है, इसमें जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इनर इलेक्ट्रॉन्स तो वही हैं। भाई देखो, पहले इलेक्ट्रॉन जो थे सल्फर एटम में 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,8,6। अभी जो हो गया, जो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्स्ट्रा ऐड करे, तो 16 के बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पहले 16 थे सॉरी, अब 18 हो गए। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, अब चाहे वो कहीं भी आए, जब आउटर शेल में आएगा तो देखो, सिर्फ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का थोड़ी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव है ना, चाहे वो इनर के हो चाहे आउटर के हो, धक्का तो सब एक दूसरे को देंगे, रिपल्जन तो करेंगे ना। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पहले इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो पहले 8 और 6 इलेक्ट्रॉन जो रिपल्जन कर रहे थे वो इतनी थी, लेकिन जब 8 और 8 इलेक्ट्रॉन रिपल्जन करेंगे वो ज्यादा होगी, तो शील्डिंग नहीं है ये। सॉर्ट ऑफ इफेक्ट तो वही है, लेकिन शील्डिंग का नाम हम इसको नहीं दे रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि रिपल्जन इंक्रीज हो रही, साइज पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बाहर एक्स्ट्रा, इस वजह से रिपल्जन इंक्रीज हो रही है। इकरा, उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इनर सबशेल में ऐड हो रहे हैं, सही है, इस वजह से जो है वो हमारी डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो रहा, 3D इनर सबशेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। हिशाम, स्पिन पेयर रिपल्जन इज समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएं, कल क्या आप लोगों की 6 to 7 PM कोई क्लास है? बायोलॉजी, और सैटरडे को 6 to 7 PM? सैटरडे को भी बायोलॉजी, चलो ठीक है। ओके। जी जी, जाओ, हो गया। थोड़ा सा और रह गया चैप्टर, कमिंग वीक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। होमवर्क में रिवाइज करो, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, याद है? जो मैंने कहा था ट्यूसडे से इन्फोर्स होंगे, वो इन्फोर्स हो गया आप आपका होमवर्क। मैं मैसेज भी कर देता हूँ ग्रुप पे।